हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो ड्रग हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एक्ट करती हैं, क्या चेंजेस लाती हैं, कैसे लाती हैं, हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है वो है हीमोडायनेमिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग हीमोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो के आखिर तक आपको हीमोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही छोटा और आसान सा टॉपिक है। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जल्दी से ये डायग्राम आप अपने कॉपी में कहीं साइड पे किनारे बना लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम इसमें हार्ट के चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स जिसकी बात हम लोग हीमोडायनेमिक्स में अपने करेंगे उसके बारे में है। तो जब हम चैम्बर हार्ट के बनाएंगे तो आप यहाँ से इससे देख के आपको समझ में आएगा कि हम कब किस चैम्बर की बात कर रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। तो छोटा सा कहीं पे बना लीजिए, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो बना लीजिए और हम शुरू करते हैं अपना हीमोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हीमोडायनेमिक्स में हम लोग हार्ट के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे। तो जैसे कि ये है हमारा, एक मिनट, काफ़ी ऊपर बन गया। तो ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लंग्स से जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो आके फिल होता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से वो मिट्रल वॉल्व के थ्रू एंटर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, ये है हमारी मिट्रल वॉल्व जिसके थ्रू ब्लड हमारा एंटर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है तो वो लेफ्ट एट्रियम में फिल होता है। उसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि मिट्रल वॉल्व ओपन हो जाती है और ब्लड हमारा वेंट्रिकल में फिल होने लगता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड एओर्टिक वॉल्व के थ्रू चला जाता है एओर्टा में। ये एओर्टिक वॉल्व है। एओर्टिक वॉल्व के थ्रू ये चला जाता है एओर्टा में, और एओर्टा से वो जाता है लार्जर आर्टरीज में और फिर आर्ट्रियोल्स में। तो आइए ये देखते हैं। एओर्टा हमारा लार्जर आर्टरीज में और लार्जर आर्टरीज हमारा डिवाइड हो जाती हैं आर्ट्रियोल्स में। आर्टरीज हमारे डिवाइड हो जाती हैं आर्ट्रियोल्स में, और ये आर्ट्रियोल्स हमारे ऑर्गन्स में एंटर होते हैं और एंटर होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। और उन्हीं कैपिलरीज से ही फिर हमारा जो भी ऑक्सीजन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, सारी चीज़ हमारी एक्सचेंज कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। ये आर्टरीज, ये हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं कि ऑर्गन्स के, जैसे कि यहाँ पे हमने लीवर का एग्जांपल आपको दिया है। ये आर्ट्रियोल्स एंटर होंगी हमारे ऑर्गन में और एंटर होके ये डिवाइड हो जाएंगी कैपिलरीज में। कैपिलरीज के थ्रू जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारे लीवर में होगा वो ब्लड में मिला दिया जाएगा और ब्लड से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ें लीवर के सेल ले लेंगे। इसी तरह, और ये काम, सेम काम एक साथ हमारे पूरी बॉडी में होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं जीआईटी का। एक आर्ट्रियोल हमारा जीआईटी में एंटर हो गया, और ये जीआईटी में एंटर होने के बाद डिवाइड हो जाएगा
जी कैपिलरीज में, ये यहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा और कैपिलरीज से जो भी न्यूट्रिएंट हमारे जीआईटी में होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में और ब्लड से ऑक्सीजन ले लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में मिला दिया जाएगा। जीआईटी के सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिला देंगे और उसके बाद अब ये कैपिलरीज हमारी जाकर मिल जाएंगी, कहाँ से आई थी, आर्ट्रियोल से। किस में मिल जाएंगी, वेन्यूल्स में। वेरी इजी, वेन्यूल्स में ब्लड हमारा चला जाएगा और वेन्यूल से लार्जर आर्टरीज में, लार्जर आर्टरीज से ब्लड हमारा जाएगा सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा में, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, एओर्टा से लार्जर आर्टरीज में, आर्टरीज से स्मॉलर आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में गया। कैपिलरीज में सारा एक्सचेंज हुआ, हमारे ऑर्गन में जितना भी वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड था वो सारी चीज़ें ब्लड में मिला दी गई और ब्लड से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सब ले लिया गया और उसके बाद ब्लड हमारा पहुंच गया वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से ब्लड हमारा पहुंच गया मस्कुलर वेन में, मस्कुलर वेन से वो पहुंच गया हमारा सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा। अब ब्लड हमारा सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में पहुंच चुका है। सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड हमारा पहुंच जाएगा। अब अभी तक हार्ट के लेफ्ट साइड की बात हम लोग कर रहे थे जो कि अब पूरे हो गए। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके काम पूरे हो चुके हैं। अब हम पहुंच रहे हैं लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, सॉरी राइट एट्रियम में। अब ब्लड हमारा पहुंच जाएगा राइट एट्रियम में। ये ब्लड हमारा राइट एट्रियम में पहुंच गया। ये है हमारा राइट एट्रियम और ये बना हमारा राइट वेंट्रिकल। तो ये बन गया हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में जब ब्लड हमारा पहुंचेगा तो यहाँ पे इसको एक और वॉल्व मिलेगी जो कि है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा और उसके बाद इसे एक वॉल्व और मिलेगी जो कि है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व से ब्लड हमारा एंटर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी वॉल्व। अब ब्लड हमारा पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू एंटर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड हमारा जाएगा लंग्स में। पल्मोनरीज आर्टरीज हमारी लंग्स में एंटर होंगी और हर बार की तरह ये फिर से डिवाइड हो जाएंगी कैपिलरीज में और कैपिलरीज से यहाँ पे सबसे मेन काम होगा, यहाँ पे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाएगा। कैसे प्यूरिफाई करते हैं, ऑक्सीजन मिला के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम प्यूरिफाई ब्लड बोलते हैं। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाएगी और फ्रेश ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी। जब भी आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट करते हैं तो वो ब्लड से निकाल के एक्सपेल आउट कर देते हैं आप लोग और जो भी फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड में मिला दी जाती है हमारे लंग्स में और हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है जिसको कि हम प्योर ब्लड कहते हैं। उसके बाद ये कैपिलरीज मिल जाती हैं हमारी पल्मोनरी वेन में और ये पल्मोनरी वेन से ब्लड हमारा चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो कुछ इस तरह होता है हर साइकिल के दौरान। जब भी हमारा हार्ट वन साइकिल कंप्लीट करता है तो कुछ ये चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं।
इतना सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है एक साइकिल के दौरान। तो जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या इसमें समझा था। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से जो आया था वो लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व के थ्रू वो आ गया था लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टिक वॉल्व के थ्रू एओर्टा में चला गया। एओर्टा से वो मस्कुलर आर्टरीज, उससे लार्जर आर्टरीज के बाद वो आर्ट्रियोल्स में चला गया। आर्ट्रियोल्स से वो कैपिलरीज में गया। कैपिलरीज में सारा एक्सचेंज हुआ हमारे ऑर्गन्स में, और वो कैपिलरीज मिल गई हमारे वेन्यूल्स से। वेन्यूल्स मिले हमारे मस्कुलर वेन से। मस्कुलर वेन हमारे मिल गए सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से। सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड हमारा पहुंच गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू एंटर हुआ पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो एंटर होगा हमारे लंग्स में थ्रू पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगी। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में पूरी तरीके से फिल हो जाएगा तो वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाएगी, और पल्मोनरी वॉल्व ओपन होते ही ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंच जाएगा। लंग्स में कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड में मिला के ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देंगे हम लोग, प्योर कर देंगे, और फिर वो ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा, और फिर ऐसे ही ब्लड हमारा चलता रहेगा। तो कुछ ये होता है हमारे हीमोडायनेमिक्स में। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। जब ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में आता है तो उस वक्त एओर्टा का प्रेशर कितना होता है? उस वक्त एओर्टा का प्रेशर हो जाता है हमारा 120 mmHg। इस वक्त जो ब्लड है हमारा एओर्टा का प्रेशर है 120 mmHg। 120 mmHg। जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, और प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है कि पहुंच जाता है 120 mmHg। और जब प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से एओर्टा में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए एओर्टा का भी प्रेशर होता है 120 mmHg, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। तो एओर्टा का प्रेशर इस वक्त है 120 mmHg। अब एओर्टा से ब्लड हमारा पहुंचेगा लार्ज आर्टरीज में, जहां पे उसका प्रेशर हो जाएगा 110 mmHg। 110 mmHg। उसके बाद जो ब्लड है हमारा वो पहुंचेगा आर्टरीज में, जहाँ पे इसका प्रेशर हो जाएगा 40 mmHg, और उसके बाद ब्लड हमारा आर्ट्रियोल्स में जाएगा, जहाँ पे इसका प्रेशर होगा 30 mmHg। फिर ब्लड हमारा कैपिलरीज में एंटर होगा। कैपिलरीज में हमारा ब्लड का प्रेशर होता है 18 mmHg, और जब ये ब्लड हमारा वेन्यूल्स में पहुँचेगा तो वेन्यूल्स का प्रेशर हो जाएगा 16 mmHg। वेन्यूल से ब्लड हमारा पहुंचेगा मस्कुलर वेन्स में, जहां पे इसका प्रेशर हो जाएगा 12 mmHg, और मस्कुलर वेन्यूल से ब्लड हमारा सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में पहुंचेगा, जहां पे ब्लड का प्रेशर हो जाएगा 7 mmHg। अच्छा, जैसे जैसे ब्लड आगे बढ़ता जा रहा है ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, और वेन्स में सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में ब्लड का प्रेशर हो गया 7 mmHg, और जब ब्लड हमारा पहुंचेगा राइट एट्रियम में तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा -5 mmHg, माइनस में प्रेशर चला जाएगा। तो इस तरह प्रेशर हमारा डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, ब्लड जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा में इजेक्ट होता है, एओर्टा में एंटर होता है, तो उसको बॉडी में फ्लो होने के लिए तो उसे रेजिस्टेंस को झेलना पड़ता है। रेजिस्टेंस, रुकावट, जैसे ब्लड को फ्लो होने से जो भी चीज़ रोके वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस
की वजह से ये प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब रेजिस्टेंस आता कैसे है? मान लीजिए कि हमारी बॉडी की ये है वेसल, वेसल यानी आर्टरीज, वेन्स, ये हमारी बॉडी की वेसल्स हैं। आर्टरीज और वेन्स ये सब जितनी है वेसल्स हैं। अब सबसे पहले रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? सबसे पहला रेजिस्टेंस होता है लेंथ की वजह से। वेसल्स की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। मतलब आप ब्लड को एक छोटे से पाइप में डालें तो जल्दी से ज़्यादा प्रेशर के साथ, जितना प्रेशर आप देंगे उसी प्रेशर के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। लेकिन अगर पाइप आपका काफ़ी लंबा है, मान लीजिए कि 10 मीटर का पाइप आप ले आए और उसमें आपने ब्लड को फ्लो करवाया, तो जितना प्रेशर आप स्टार्टिंग में देंगे एंड में उतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वो एक लंबा रास्ता उसको कवर करना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम होती जाएगी, उसका प्रेशर कम होता जाएगा। और प्रेशर और स्पीड को कम करने वाली चीज़ ही रेजिस्टेंस है, उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो लेंथ की वजह से भी रेजिस्टेंस सबसे पहले होता है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़ वो है डायामीटर। डायामीटर, वेसल्स का डायामीटर। अगर वेसल का डायामीटर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा और हार्ट को कम प्रेशर देना पड़ेगा ब्लड को फ्लो कराने के लिए। लेकिन अगर वेसल्स का डायमीटर कम है, फॉर एग्जांपल ये है वेसल्स का ओरिजिनल डायमीटर ये, और इस डायमीटर को हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, डायलेट कर दें वेसल्स को, तो ब्लड हमारा ज़्यादा ईजिली अच्छे से फ्लो हो पाएगा वेसल के अंदर। तो इस वजह से हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, कम प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। लेकिन अगर हम आर्टरीज, वेसल्स, वेन्स किसी का भी अगर हम डायमीटर कम कर देते हैं, यानी कि वेन्स, आर्टरीज हमारी अगर सिकुड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से डायमीटर कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ब्लड पहले जितना आसानी से आराम से मूव नहीं कर पाएगा अब, तो हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है ताकि वो ब्लड को मूव करा सके। तो इन चीज़ों की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो हमारी बॉडी में होता है। और तीसरा जो पैरामीटर है वो होता है ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। ब्लड अगर आपका बहुत गाढ़ा हो गया है, बहुत गाढ़ा है, तो उसे ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा ब्लड में सर्कुलेट होने के लिए, वो धीरे धीरे मूव करेगा। और अगर ब्लड आपका थिन है तो वो ईजिली और जल्दी और ज़्यादा मूव करेगा। तो ब्लड विस्कोसिटी भी रेजिस्टेंस का एक कारण बनता है। तो ये 3 पैरामीटर है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस आता है, ब्लड के फ्लो में, ब्लड के फ्लो होने में रेजिस्टेंस आता है, जिसकी वजह से ये प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों ने ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 2 चीज़ में डिवाइड होता है। पहला ये होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन आप सभी लोग ने सुना होगा, आप लोग बात भी करते होंगे। जो भी चीज़ हम लोग ने खाई, जो भी ड्रग हम लोगों ने खाई, वो कितनी देर में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंची, कितने % सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंची। तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन हम लोग बोलते तो हैं, लेकिन ये होता क्या है सिस्टेमिक सर्कुलेशन? सिस्टेमिक सर्कुलेशन 2 चीज़ों में डिवाइड, सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमारा कुछ चीज़ों से मिल के बनता है। क्या? लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से लेकर हम जब पहुंचते हैं राइट एट्रियम तक, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम तक हमारा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम तक हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन इसे, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन।
पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारी क्या होती है, जब ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में पहुंचता है, तो इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, जी बताइए, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स में जब पहुंचता है तो हम इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दो चीज़ों में डिवाइड है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे आप अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लीजिएगा। और अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये दो चीज़ में हमारे डिवाइड होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, ये जो काम होता है एक साइकिल के दौरान, ये हमारे पूरी बॉडी में हो रहा होता है। हमारे ब्रेन में भी ब्लड जाता है, हमारे लंग्स में, हमारे किडनी में, लिवर में, रिनल आर्टरीज के थ्रू किडनी में, लिवर में, जीआईटी में, हर जगह ब्लड जाता है और ये सेम काम होता है। इस तरह हमारा हीमोडायनेमिक पूरा होता है। अब ये जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, वो हो रहा है रेजिस्टेंस की वजह से। अब अगर आपकी वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा, जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जो आर्टरीज हैं या उनके वेसल्स बॉडी में जो हैं वो थिक होने लगते हैं। मतलब कि वो उनका डायमीटर अगर कम हो गया है तो वो इतने पे ही रुका रहेगा, वो डायलेट नहीं हो पाएंगी। तो जिसकी वजह से जो उनके ब्लड रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ब्लड उनका का जो प्रेशर है वो कम होने लगता है। तो इस वजह से उनके बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर उनमें डिक्रीज रहता है, कम रहता है बीपी। तो ये रेजिस्टेंस का कारण बनते हैं हमारे लेंथ, डायमीटर और ब्लड की विस्कोसिटी। अब जब हमारा ब्लड यहाँ से इजेक्ट हुआ था लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो उसका प्रेशर था 120 mmHg। समझ में आता है कि प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से ब्लड मूव कर रहा है। लेकिन सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में ब्लड पहुँचते पहुँचते इसका प्रेशर 7 mmHg हो जाता है और राइट एट्रियम में पहुँचते पहुँचते -5 mmHg हो जाता है। तो ब्लड हमारा मूव कैसे करता है ऊपर? तब ब्लड हमारा मूव करता है सबसे पहले तो जब प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ब्लड, राइट एट्रियम हमारा ब्लड को सक करता है, खींचता है, जिसकी वजह से ब्लड जाने लगते हैं। उसके बाद वीजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो वेन्स है हमारी वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, जिसकी वजह से वेन्स में वॉल्व होती हैं जो कि एक ही साइड की मूवमेंट को अलाउ करती हैं। यानी कि वेन्स में जो वॉल्व होती हैं वो ब्लड को एक ही साइड जाने के लिए अलाउ करती हैं, वो ऊपर एक ही तरफ जा सकता है ब्लड हमारा। तो वो वॉल्व्स जो हैं वो उनकी वजह से ब्लड हमारा पहुंचता है हमारे राइट एट्रियम में। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं हमारे हीमोडायनेमिक्स में। इस तरह हमारा हीमोडायनेमिक्स हमारे बॉडी में चलता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट में कैसे इलेक्ट्रिकल इवेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, समझिए और ज़रूरत पड़े तो नोट्स भी खुद अपने हाथों से बनाइए। थैंक यू।